हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हो गया 19 सितंबर। 19 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहेंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। और आज है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा, सिलेक्शन बढ़िया आपका हो जाएगा। तो बढ़िया यही आपको सोच के पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन होगा करके। डीमोटिवेट नहीं होना है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा करके हार नहीं मानना है। बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट जिन लोग कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी वगैरह, पीएससी, बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद इन्होंने सिलेक्शन लिए हैं, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। बढ़िया इसी तरह अपने जो तैयारी है बढ़िया कीजिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टॉक लाइव यहाँ पर पायरेट डे प्रतिवर्ष ये जो दिवस है कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 सितंबर को। इसको एक तरह से यह जो समुद्री डाकू दिवस इसको बोला जाता है। इसके महत्व के बारे में, समुद्र के महत्व बारे में सबसे पहले 1905 में 1995 में इसको बनाया गया था। तब से इसको इतिहास के महत्वपूर्ण बारे में, साथ ही साथ इस उत्सव के बारे में इसको मनाया जाता है। तो 19 सितंबर याद रखिए कि यह जो समुद्री डाकू दिवस इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस प्रतिवर्ष जो दिवस है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 सितंबर को। 18 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो समान वेतन दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये आपका कहने का मतलब है समान वेतन दिवस जो क्यों मनाया जाता है? तो ये खास करके जो जो समान वेतन, चाहे महिला हो पुरुष, लगभग समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। और यही का रूल भी है, नियम भी है। इसी लोगों को जागरूक करने के लिए जो समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समान सबको एक समान मानना चाहिए। और जो जो वेतन है ये आपका सबको एक बराबर मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से यहाँ पर यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको खास करके लोगों को जागरूक करने के समान मूल्य के लिए समान वेतन ये आपके लागू की गई है। तो इसको इसी तरह इसको 18 सितंबर को ये जो दिवस है खास करके मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की है? रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, या सूचना मंत्रालय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय। तो हाल में जो रेल मंत्रालय ने अपने जो स्वच्छता पखवाड़ा ये इसकी शुरुआत की। कहने का मतलब है जो जितने भी जो रेल मंत्रालय का जो रेलवे स्टेशन आते हैं, अलग अलग स्टेट जितने भी, एक खाप करके स्वच्छता जो अभियान जो चल रही है इसको अपनाने के साथ साथ पर जो हर रेलवे स्टेशन है इसको स्वच्छता के रखी जाए। साथ ही साथ यहाँ पे हर जो पूरा स्वच्छता को लेके यहाँ पे जो हमारा भारत बहुत ही जागरूक हो रहा है। और जो रेल मंत्रालय इसके तहत बहुत सारे योजना वगैरह ला रही है। इसके ऊपर जो सरकार बहुत इस बार जो है स्वच्छता लेकर बहुत ही सीरियस है, तो इस पर काम कर रही है रेल मंत्रालय के द्वारा। तो इसी को जो स्वच्छता पखवाड़ा इसकी जो शुरुआत है रेल मंत्रालय ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84, 84 जो व्यक्ति जो कलाकार हैं। तो हाल ही में जो प्रतिष्ठित जितने भी हमारे भारत के जो कलाकार हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग गांव शहर जो के जो जितने भी जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं, जो संगीत नाटक अकादमी जो अमृत पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा। हर कलाकार को अपनी अपनी हर आदमी में कोई कुछ न कुछ कला होता है। तो ये जो प्रतिष्ठित कलाकार को संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार इनको 84 जने को जो कलाकार हैं इनको ये आपका पुरस्कार दिया जाए। जैसे कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, इसी तरह के 84 जो कलाकार को जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो 84 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन से स्थान हासिल की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो हाल ही में जो डायमंड लीग फाइनल में जो नीरज चोपड़ा, जो कि सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाला फेंक में। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन इस डायमंड लीग जो इसका आयोजन किया गया था
तो इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन से स्थान हासिल किया है, तो आपको इन्होंने दूसरा हासिल स्थान किया है आपका। तो इसको याद रखिए, जो भाला फेंक जो खिलाड़ी है आपका नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने 83.80 ये इन्होंने जो है इस 83.80 जो मीटर इन्होंने थ्रो फेंक के जो कि इन्होंने द्वितीय हासिल इन्होंने किया है। इस जो आपको जो डायमंड लीग है इसका आयोजन कहाँ किया था, यूएसए के यूजिन शहर में, जो अमेरिका के यूजिन शहर में इसका आयोजन किया गया था। और वाडलेरेज जो एक जो भाला फेंक खिलाड़ी, इसके पहले आपके प्रथम स्थान है, ये आपके गणराज्य देश के खिलाड़ी हैं। और सेकंड में हमारे भारतीय जो नीरज चोपड़ा इन्होंने दूसरा स्थान हासिल इन्होंने किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसको फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर डी एल ड्रेस यहाँ पे आर्ट्स एंड सेट लेटर्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। तो राहुल मिश्र हमारे भारतीय मूल के हैं। इसको मैं आसान भाषा में, जैसे क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जो राहुल मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो फ्रांस सरकार के द्वारा ये जो राहुल मिश्रा है, ये आपके मशहूर जो कि फैशन डिजाइनर है, तो इनको हाल ही में जो फ्रांस सरकार ने इनको जो है आपका नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से इनको ये जो अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा रहा है, जो कि मशहूर फैशन डिजाइनर है। और इनको कला के क्षेत्र में जो कि फ्रांस के जो प्रतिष्ठित अवार्ड इनको दिया जा रहा है, जो कि कला के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये जो अवार्ड है, फ्रांस का जो प्रतिष्ठित जो अवार्ड है आपका कला, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी तरह जो मशहूर जो राहुल मिश्रा डिजाइनर है, फ्रांस के जो ये जो इनको जो अवार्ड है इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी लॉन्च किया है? एसबीआई ने, पीएनबी ने, इंडियन ने, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन, इसका करेक्ट। हाल ही में जो इंडियन बैंक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, तो वित्तीय समावेशन करने का मतलब है कि जो हमारे जो वित्तीय जो बैंक के द्वारा वित्तीय सेवा जो प्रदान की, जैसे लोगों को जो लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस तरह का जो सेवा को और अलग अलग क्षेत्र में इसको बढ़ाना है। तो वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी जो पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया, साथ ही साथ एक ऐप भी इसको लॉन्च किया जिसका नाम है आईबी साथी, जो इंडियन बैंक के द्वारा ये आपका जो लोन वगैरह प्रोवाइड अलग अलग सेक्टर में उसको इसको डेवलप किया जा रहा है, डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो इसको जो आईबी साथी इन्होंने लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने, जो कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 14 से लेकर आपके 16 सितंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, जिसको हम यूएन बोलते हैं, इसके उद्घाटन में दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत इसके जो मेज़बानी कर रहा है। तो दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं। तो 14 से लेकर आपका 14 से लेकर 16 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा इसके उद्घाटन दक्षिण एशिया में सम्मेलन की मेज़बानी भारत किया जा रहा है। अब इसको मैं शॉर्टकट में आपको आसान लैंग्वेज में बताता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे कानून के तहत एक क्षेत्र है। इसके जो अलग अलग देशों के बीच यहाँ पे एक व्यापार से लेकर आपके बहुत सारे नियम समझौता वगैरह किए जाते हैं। मतलब हम आपके जैसे किसी भी देश के जैसे व्यापार पे समझौता किया है, जैसे बांग्लादेश के बाद कोई भी समझौता किया जाता है कि जैसे बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा अभी कल ही में करंट पर सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा कपड़ा वहाँ से निर्यात किया जाता है भारत के लिए। तो इसी तरह के जो बिजनेस डील की जाती है कि इसमें बहुत सारे कानून वगैरह रहते हैं। तो इसी तरह कानून पे रह के हमको बिजनेस करना है। इसी उद्देश्य जो लगभग 14 से लेकर 16 सितंबर तक इस आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर, मतलब कोई भी जो कानून वगैरह एक तरह का समझौता किया रहता है, ऐसा किया जाए। इसमें कोई भी आपका जो है कानून में रहकर हमको बिजनेस, इसी तरह का जो सम्मेलन है भारत को जो दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी इन्होंने की है भारत के द्वारा। तो ये आपको एक तरह का बिजनेस मतलब व्यापार समझौता है जिसमें कानून के रह कर व्यापार को किया जाता है, ऐसा करके सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को की 2 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र को शामिल किया है। शांति निकेतन को, नालंदा को, केंद्रीय विद्यालय को, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका जो शांति निकेतन है आपके कहाँ पे स्थित है? शांति निकेतन ये आपका वेस्ट बंगाल। बहुत दिन से इन लोग जो है जो शांति निकेतन इसको विश्व जो
हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल करने के लिए इन लोग आवेदन दिए हुए थे। बहुत दिन से इन लोग मेहनत कर रहे थे। तो हाल में जो यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया शांति निकेतन को। ये आपको बहुत ही सांस्कृतिक और आपका शैक्षिक केंद्र के लिए इसको जाना जाता है। तो इसको शामिल किया है, जो कि कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। तो ये भी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, IMP करके मान के चलिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। हैदराबाद जो मुक्ति दिवस ये आपके प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। तो थोड़ा इसके हिस्ट्री पे जाते हैं। तो खासकर जो हैदराबाद जो मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है, तो हैदराबाद जो हैदराबाद जो राज्य है ये आपके पहले ब्रिटिश शासन के रियासत के अंतर्गत आती थी। हैदराबाद जो है पहले ब्रिटिश भारत की रियासत में आती थी और इसमें जो है फिर इसके बाद रियासत में आती थी। और यहाँ के लोगों के द्वारा लगभग 17 सितंबर आपके 1947-48 में 48 में जो कि ये आपका यहाँ के लोगों के द्वारा जो कि हैदराबाद की जनताओं ने यहाँ पे इसका विरोध किया, लड़ाई की, फिर यहाँ पे स्वतंत्रता इन्होंने प्राप्त की थी। तब से हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाई जाती है। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के निर्देशक ने बोर्ड की जो होती है इस सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसका नाम क्या है, तो श्रीधरन कल्याण सुंदरम। याद रख, श्रीधर जो कल्याण सुंदरम है, इन्होंने जो धनलक्ष्मी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, भारत के निजी क्षेत्र की बैंक है और 1927 में स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर केरल में इसका हेडक्वार्टर है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है धनलक्ष्मी बैंक। इसके निर्देशक बोर्ड के जो सदस्य थे इन्होंने जो कि इस्तीफा दे दिया इन्होंने, और इसका जो नाम है श्रीधरन कल्याण सुंदरम है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो कार्लोस सेंज। याद रखिएगा, ये आपके स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेनिश कार ड्राइवर है। तो ये आपका जो सिंगापुर जो ग्रैंड प्रिक्स है ये आपका एक कार रेसिंग से संबंधित खेल है, जो कि इसका आयोजन नाइट में किया गया था। तो 2023 के जो विजेता कौन है इस ग्रैंड प्रिक्स सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ था, तो ये आपके स्पेनिश जो रेड बुल के ड्राइवर हैं कार्लोस सेंज, ये इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो IIT कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो ICICI बैंक सभी जानते होगा। थोड़ा बात करते हैं ICICI बैंक के ऊपर। और इस बैंक की बात करूं तो इसका जो स्थापना 1994 इसकी स्थापना किया था। और इसके CEO कौन है, तो संदीप बख्शी जी वर्तमान में इसके ICICI बैंक के CEO है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रख, संदीप बख्शी जी इसके अभी CEO है, संदीप बख्शी जी। तो हाल में जो IIT कानपुर है, जो हमारी जो संस्थान है IIT कानपुर, इन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कौन सी बैंक के साथ, ICICI बैंक के साथ यहाँ पे साझेदारी की है। तो एक तरह का जो स्टूडेंट रहते हैं पढ़ लिख के जैसे तैयार होते हैं, तो इन तरह को रोज़गार देने के क्षेत्र में साथ ही साथ नई स्टार्टअप पे काम करने के लिए इसके साथ बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया गया है, ताकि जो आगे जो फ्यूचर में जो हमारे जो युवा है इन लोगों को यहाँ पे दर भटकना मत पड़े, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे नए स्टार्टअप को लेकर ये सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिंच रेटिंग एजेंसी है वित्त वर्ष 2024 के किस देश विकास दर पर 6.3% जो है आपके रहने का अनुमान लगा है। या भारत की जो 2024 की बात कर रही है, 23 है अभी, अगले साल की बात। 2024 में जो विकास दर है, जो GDP रेट है, लगभग 6.3% रहने का अनुमान लगाई है भारत की। आपका जो फिच रेटिंग एजेंसी आपके अमेरिका की इस रेटिंग एजेंसी है, जो कि इसके जो कंट्री जो मेंबरशिप लिए रहते हैं, एक तरह के यहाँ पे एक डाटा जारी किया जाता है। जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो जैसे मेंबरशिप लिया हुआ है, तो इसी तरह के मतलब आपके देश का जो इकोनॉमी इस साल ऐसे इतना रहेगा, एक तरह का डाटा इन लोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी तरह भारत के 2024 में 6.3% रहने का अनुमान ही आपका लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में कौन सी कंपनी ने ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो निवेश करेगी, तो जो टाटा स्टील जो हमारी
कंपनी है, भारत की जाने मानी कंपनी है, स्टील के लिए सभी जानते होंगे। तो हाल में जो टाटा स्टील जो कंपनी है ब्रिटेन में जो हमारे जो ऋषि सुनक जी हैं, जो कि हमारे भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने 1.25 जो अरब यूरो के साथ ही आपका इन पे खास करके यहाँ पे एक बिजनेस डील की गई है, समझौता की है, एक नए कंपनी यहाँ पे स्थापित कर रही है यहाँ पे ब्रिटेन में टाटा स्टील के द्वारा। और ये आपका एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है यहाँ के जो ये आपके कम उत्सर्जन पे जो धुआं वगैरह निकलती है, प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, तो इस पे उत्सर्जन कम करने के लिए इसके साथ समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिए, टाटा स्टील ने यहाँ के समझौता किए हैं। बाकी ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जी, अभी G20 में आए भी हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बिहार में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? तो ICCR के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है क्या, जिसका बिहार में आयोजन किया था? तो इसका जो आयोजन है बिहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय, नाम सुने होंगे, तो नालंदा विश्वविद्यालय में एक तरह का ये आपका एक फेस्टिवल है, इसमें सांस्कृतिक फेस्टिवल है और ये यहाँ के जो सांस्कृतिक परंपरा को लेके आगे बढ़ाना है। और इसी एक तरह का सांस्कृतिक फेस्टिवल जो हमारे भारत के जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम, कला, नृत्य वगैरह जो त्यौहार हो, इसके बारे में एक तरह का जो फेस्टिवल रखी गई है। तो इसका आयोजन है आपके कहाँ पे रखी थी? आपके बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ पे रखी गई थी। तो इसमें लगभग 19 देश इसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे और अलग अलग देश के जो राजदूत हैं इनमें हिस्सा लेंगे। तो इसका ICCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल यहाँ पे रेशनल्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इस जो संस्था है 1950 में स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं, हाल में विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य को फंड देगा? तो उड़ीसा राज्य को फंड देने वाली है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक जिसको विश्व बैंक बोलते हैं, और इसकी स्थापना कब किया था? तो 9 जुलाई 1944, याद रखिएगा, स्थापना पूछता है 9 जुलाई 7 जुलाई है, 9 जुलाई बोलता, 7 जुलाई 1944 में स्थापना किया था। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC भी, तो यहाँ इसका हेड क्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? जो हमारे भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले डेविड मालपास थे, लेकिन अब इनको चेंज कर दिया गया है। तो अभी अजय बंगा जो हमारे भारतीय मूल के अभी प्रेसिडेंट है इसके। जो वर्ल्ड बैंक के अभी वर्तमान में MD कौन है? तो अंशुला कांत, ये भी हमारे भारतीय मूल के हैं। जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं अभी सभी हमारे भारतीय मूल के हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अंशुला कांत इसके वर्ल्ड बैंक के भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है आपका उड़ीसा सरकार को आपका फंड देनी जा रही है। क्यों दिया जा रहा है? तो यहाँ पे एक तरह का जो है आपका एक जो प्राकृतिक आपदा वगैरह आती है उसके बचने के लिए, यहाँ पे उस पर काम करने के लिए, यहाँ पे क्योंकि जो है उड़ीसा तट पे बसा हुआ, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, बाढ़ वगैरह आती है। तो एक प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए, साथ ही साथ गरीब जो कमज़ोर लोग हैं उस पर काम करने के लिए, उनकी जो स्थिति सुधार पाए, उनकी मदद के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, और लगभग इससे जो उड़ीसा सरकार जो वर्ल्ड बैंक की इसको यहाँ पे सहायता करेगी। उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उड़ीसा से बनते हैं। चिल्का लेक, पुरी में आपका जगन्नाथ जी का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर, चिल्का लेक, ये सभी आपका उड़ीसा से, जो कि आपका लिंगराज मंदिर, ये सभी आपका उड़ीसा में स्थित। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एयर इंडिया एयरलाइन ने कितने हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है, थोड़ी बात करते हैं। तो एयर इंडिया जो एयरलाइन ने कितने हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो 16 हवाई अड्डों पे, जो भारत के अलग अलग स्टेट में जो है 16, इसी तरह के 16 हवाई अड्डों को चिन्हित किया गया है जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है। कौन से एयर इंडिया ने स्टार्ट किया गया है? तो ये नाम सुने होंगे, जो एयर इंडिया जो नाम सुनेंगे, तो एयर इंडिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट अभिनंदन को लाया गया है। क्यों लाया गया है? एयर इंडिया का ये आपका इनका प्रोजेक्ट है, और यह कि यात्री के जो अनुभव को बढ़ाना है, उनके सुविधा के लिए इसको स्टार्ट किया। जो भी समस्या, टेक्निकल वगैरह समस्या आती है, एक तरह को उनको सुविधा देने के लिए को स्टार्ट किया गया है। तो 16 हवाई अड्डों पर इस प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया का ये आपका प्रोजेक्ट है, तो इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है।
तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और चलिए मिलते हैं फिर, और अच्छा लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।